students, so this is Muskan, your mentor of physical science. So I welcome to you all in the PWIIT Jam and CSI Net YouTube channel. So आज मैं आप लोगों के साथ एक important notification share करने के लिए आई हूँ. ये notification सभी साइंस एस्पिरेंट्स के लिए, सभी साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हमने एमएससी फिजिक्स में की है या केमिस्ट्री में की है या बायो के किसी सब्जेक्ट में की है या मैथमेटिक्स में की है, तो क्या हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा. तो मैं बेसिकली आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग सभी के साथ बार्क की साइंटिफिक ऑफिसर की जो वैकेंसी अभी निकली है, जो उनका नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी. ये हर साल एग्जाम होता है, हर साल इसमें बार्क में एज अ साइंटिफिक ऑफिसर के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है. तो इस बार भी 2026 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. सारा इसमें डिटेल में हम समझेंगे कि कब आपका एग्जाम होगा, क्या इसमें आपका पे स्केल रहेगा, किस तरीके से कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो आपकी वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये बार्क का है, राइट. इन बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल जो बेसिकली इनवाइट करते हैं इंजीनियर्स को, मतलब जो भी बीटेक जिन्होंने की है या फिर जो साइंस में जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएट किया है, मीन्स जो एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें भी आपने एमएससी की है, उन सभी के लिए ये नोटिफिकेशन है. और सबसे अच्छी बात, ये जो जॉब है, ये जो इस जॉब का जो लेवल है, ये ग्रेड ए लेवल की जॉब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर. और एज अ साइंटिफिक ऑफिसर आप अपॉइंट होंगे. अब इसका क्या प्रोसेस है, क्या इसमें होगा, ये सारी बातें हम करते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वैकेंसी है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे अपना करियर परसू करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायो साइंस में, जियोलॉजी में या फिर जियो फिजिक्स में. इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी है, ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द रिक्रूटमेंट फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया. अब यहाँ पर होगा क्या, ये इनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जिसके थ्रू ये आपको एज ए साइंटिफिक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे. तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दो होते हैं, एक होता है ओसीएस का और एक होता है डीजीएफएस. जो OCES है ये ज्यादा बेटर है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करते हैं, और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए तो बेसिकली यही है OCES. अब क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. तो यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग जिसके थ्रू ये आपको एज ए साइंटिफिक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, तो ये दो ट्रेनिंग स्कीम होती है, एक OCES और दूसरा DGFS. अब अगर हम बात करें OCES, इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, 1 ईयर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जिसमें आपको पूरा पढ़ाया जाता है, राइट. तो वो पहले 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर एज ए साइंटिफिक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, तो यही चीज इस पे इन्होंने स्पेसिफाई की है कि 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स होगा फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और द साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द ईयर 2026 टू 2027. मतलब ये आपका 1 ईयर जो ट्रेनिंग को वर्क होगा, ये जो ट्रेनिंग होगी आपकी, वो 2026 से 2027 तक रहने वाली. ठीक है. और अगर हम बात करें ये जो दूसरा इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है DGFS, इसमें बेसिकली 2 ईयर स्कीम होती है. यहाँ पर 2 ईयर की ट्रेनिंग होती है, मतलब ये 2026 से 2028 तक चलेगी आपकी. ओके. अब अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट सिलेक्शन प्रोसेस भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी जॉब में, जो हमारे लिए काइंड ऑफ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है, एंड दैट्स द सैलरी और स्टाइपेंड. तो यहाँ जब आपका ट्रेनिंग होगा तो उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा फॉर कंप्लीट 1 ईयर. तो यहाँ जो स्टाइपेंड रहेगा आपका OCES में और DGFS दोनों में ही, वो 74,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड रहेगा. और जब आप परमानेंट एज अ साइंटिफिक ऑफिसर अपॉइंट होंगे तो उस टाइम पर आपकी जो सैलरी होगी, सारे अलाउंसेस को मिलाकर जो आपको नियर बाय सैलरी मिलने वाली है, दैट वाज 1,35,000. ठीक है. इसमें कुछ इन्होंने बताया भी है क्या क्या अलाउंसेस इंक्लूडेड होंगे, जैसे कि इसमें आपके हाउस रेंट अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है. ठीक है. और इसमें आपका जो बेसिक पे है वो नियरली 56,000 के आसपास रहने वाला है. ओके. तो ये आपकी सैलरी होगी आफ्टर 1 ईयर. ठीक है.
अब बात करते हैं मैम, ये सैलरी तो है ना, एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, तो इसको पाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रोसेस क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। तो उस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 लेवल सिलेक्शन प्रोसेस होता है। फर्स्ट इज योर एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सेकंड इज द इंटरव्यू। साइंस के फील्ड में जो सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है वो बार्क का ही है, ठीक है। अब यहाँ जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, इसमें भी दो तरीके हैं जो आप ये एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एक तो बार्क का खुद का रिटन टेस्ट होता है, और दूसरा आप गेट के स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ पर स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हो सकते हो, मीन्स इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पर 2 स्टेप प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट इज योर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट थ्रू द रिटन टेस्ट और सेकेंड इज द इंटरव्यू। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया, एक तो तरीका है आप गेट के स्कोर से जा सकते हो, और दूसरा आपके पास जो बार्क का खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ये लोग, उस एग्जाम में आपको अपीयर होना होगा, उसको क्रैक करना होगा, देन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। अब बात करते हैं कि क्या केवल जो गेट 2026 में हो सकता है वही स्कोर वैलिड होगा, तो नहीं, ये क्लियरली इन्होंने स्पेसिफाई किया है। गेट 2024, गेट 2025 एंड गेट 2026 का स्कोर वैलिड होगा। अब ये जो क्या स्कोर आपका होना चाहिए, क्या फॉर द सिलेक्शन, ये जब बार्क का एग्जाम हो जाता है उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं और फिर आपको पता चलेगा। तो ये मानकर चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो एटलीस्ट आपकी रैंक जो है वो बिलो 100 होनी चाहिए। ऑल इंडिया रैंक 100 से कम अगर आपकी है तो कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि यस, गेट के स्कोर के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट मैं तो चाहती हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स एग्जाम के थ्रू भी जाइए, दोनों चैनल को यूज करिए। बेसिकली अगर जो गेट का एग्जाम दे रहे हैं वो इसको भी यूज करिए, बट फिर भी आप बार्क का एग्जाम जरूर देना, ठीक है। तो ये चीज है, ये यहाँ पर आपका बेसिकली प्रोसेस रहेगा। अब जैसे इन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है कि कट ऑफ फॉर द गेट स्कोर फॉर स्क्रीनिंग इनटू सिलेक्शन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट वाज कंक्लूडेड एंड कैंडिडेट आर advised to maximize their chance of being screened into the selection interview stage by availing both the screening avenues। वो खुद भी इस चीज के लिए ही आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप दोनों प्रोसेस से जाइए, केवल गेट के स्कोर पर डिपेंड मत रहिए, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपका जनरली सिलेक्शन इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू होगा वैसे वो तो मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में ही होता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं, जैसे कि जो जियोलॉजी या जियो फिजिक्स के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो सिलेक्शन है, सॉरी जो इंटरव्यू है वो कहाँ पर होगा, वो बेसिकली हैदराबाद में होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं तो ये तो देख लिया हमारे पास बाकी की जो नोटिफिकेशन आई है इसमें क्या क्या आपका प्रोसेस रहेगा, क्या स्टाइपेंड रहेगा। अब बात आती है कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। दिस इज फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो बीटेक कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ जो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जिसके पास फिजिक्स, जिसने एमएससी इन फिजिक्स किया है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बीएससी एज वेल एज एमएससी दोनों के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और दोनों में आपके ओवरऑल परसेंटेज 60% होने चाहिए। मींस बीएससी में भी आपके ओवरऑल 60% होने चाहिए और एमएससी में भी आपके 60% होने चाहिए। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई किया गया है सब्जेक्ट्स को, वो देख लो एक बार। जो मान लो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एमएससी फिजिक्स किया है, बट कुछ का बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। लेट्स से एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स अगर आपने किया है, केमिकल फिजिक्स अगर आपने किया है, जियो फिजिक्स अगर आपने किया है, या एमटेक इन फिजिक्स किया है, तो ये सभी एलिजिबल नहीं होंगे फिजिक्स डिसिप्लिन में, ठीक है। उनको अलग, जैसे जियो फिजिक्स के लिए तो अलग ही है, तो आपको उसी डोमेन में आपको अप्लाई करना है। मीन्स अगर आप ये सोच रहे हो आपने एमएससी इन जियो फिजिक्स किया है और आप फिजिक्स डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। सिमिलरली इन्होंने केमिस्ट्री में भी ये चीज स्पेसिफाई की हुई है। जिन भी स्टूडेंट्स ने लाइक एमएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की है, अप्लाइड केमिस्ट्री की है, या नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री में किया है, तो ये सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है भैया केमिस्ट्री डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए। और बाकी अगेन जिसने भी एमएससी केमिस्ट्री किया है और बीएससी इन साइंस या फिर बीएससी इन केमिस्ट्री किया है, उन सबके पास ओवरऑल परसेंटेज 60% होनी चाहिए,
ठीक है। सिमिलरली फॉर द बायो साइंस, राइट, सिमिलरली फॉर द बायो साइंस एंड बायो साइंस में भी इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई किया है कि लाइक आपने किया हो बाई चांस एमएससी इन सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सब्जेक्ट्स अपने स्पेसिफाई किए हैं, ये आप एलिजिबल नहीं होंगे। बट जिन्होंने एमएससी लाइक बायो साइंस में किया है, लाइफ साइंस में किया है, बायोकेमिस्ट्री में किया है, माइक्रोबायोलॉजी में किया है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में किया है, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, राइट, इन सब में जिसने भी एमएससी की है वो सभी के सभी इस डोमेन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर देखो ये रहा, अब आ गया ना आपका जियोलॉजी के लिए, और नेक्स्ट आ गया जियोलॉजी, जियोफिजिक्स डिसिप्लिन के लिए। तो जिसने एमएससी इन जियोफिजिक्स किया है वो आप भाई अपना इस डिसिप्लिन में अप्लाई करना, मतलब आपका कोड रहेगा 46, ठीक है। जो जियोलॉजी में अप्लाई करेंगे उनका कोड रहेगा 45, और बायो साइंस के लिए 43, केमिस्ट्री के लिए 42 एंड फिजिक्स के लिए 41। तो आप अपने कोड का ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कोड ये है आपका, ठीक है। और जैसा कि अगेन यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए बीएससी एज वेल एज एमएससी में, ओके। अच्छा, इनकी एक एज लिमिट भी है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हो, तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर एज लिमिट है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो 26 ईयर्स तक ही, मतलब उनकी एज 26 ईयर तक होनी चाहिए, इससे अगर आप ज्यादा हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो एज काउंट होगी वो अकॉर्डिंग टू 1 अगस्त 2026। अब इस तक आप देख लेना, अगर हो सकता है इस तक आप 26 के होने चाहिए, बस 26 से बड़े नहीं होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। और जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके पास जो है वो 29 ईयर्स तक, और एससी एसटी में 31 ईयर्स तक, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी एज लिमिट दी गई है, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 रुपये है, बट दिस इज फॉर द मेल एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द जनरल एंड द ओबीसी कैटेगरीज। और जो एससी एसटी में और जो सभी कैटेगरीज के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, कोई भी फीस नहीं है, ओके। इसके अलावा अगर आपको अप्लाई करना है तो फॉर श्योर आप कैसे अप्लाई करेंगे, www.barcocesexam.in, इस साइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें एक बार एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स एंड एग्जाम डेट्स के बारे में भी इन्होंने सब बताया है, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि ये 20 लॉन्चिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा वो 22 दिसंबर से अभी तक एक्सपेक्टेड है, राइट। और लास्ट डेट जो रहेगी उसमें अप्लाई करने की दैट वाज द 21 जनवरी, ठीक है। और करेक्शन विंडो जो रहेगी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 7 फैब से 14 फैब तक रहेगी भाई, ठीक है। एलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू, मतलब जो भी आपकी एग्जाम सिटीज होंगी वो आपको पता चल जाएगी लगभग 15 से 20 फैब के बीच में, ठीक है। जो आपका एग्जाम है वो मार्च में होने वाला है, 14 एंड 15 मार्च, राइट। और जो आपके पास देखो, क्योंकि आपका मार्च में रिजल्ट भी आ जाता है गेट का, राइट, 15 से लेके 20 के आसपास गेट का रिजल्ट आ जाता है, तो आपके पास जो गेट 2026 का स्कोर करने के लिए, स्कोर कार्ड को अपलोड करने के लिए जो विंडो है वो 26 मार्च से 2 अप्रैल तक दी गई है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे इंटरव्यूज के लिए उनकी लिस्ट इनकी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होगी, और वो कब होगी, 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन इंटरव्यू ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो और आपके पास कोई मेल नहीं आएगा, आपको खुद से साइट विजिट करनी होगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ जी, तो इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए जो आपका इंटरव्यू का जो स्लॉट रहेगा वो भी जनरली 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में होगा। अब सबका अलग अलग होगा, किसी का 20 को, किसी का 21 को, किसी का 22 को, ठीक है। और अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन टू सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट फॉर द स्क्रीनिंग इन कैंडिडेट ऑन, अच्छा ये सॉरी, ये आपको बेसिकली इस विंडो के बीच में अपनी
जो सिलेक्शन है वो करना है कि आप कब कौन सा स्लॉट चूज करेंगे, और जो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू होगा वो 12 मई से 12 जून तक चलेगा। तो ये वो विंडो है जिसमें आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे कि आप लाइक 12 मई से लेके 12 जून तक की विंडो के बीच में आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड फॉर द ओसीएस, दैट वाज द लास्ट वीक ऑफ जून। जो फाइनल सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो कट ऑफ आएगी, जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे बेसिकली उनका जो नेम होगा वो आपको अपीयर होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, अगेन इन द लास्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आगे का फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो ये मानकर चलिए हमारा जो एग्जाम है वो होगा 14 या 15 मार्च को, और आपका जो फाइनल इंटरव्यू होने वाला है वो होगा 12 मई से लेके 12 जून के बीच में, ठीक है। तो ये आपका टाइमलाइन रहेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 22 या 23 दिसंबर को इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड है, देखिए जो इसका रिटर्न एग्जाम होता है उसमें वही सिलेबस आता है जो आप एमएससी में पढ़ते हो, तो ऐसा कोई बहुत अलग सिलेबस नहीं है। और केवल सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस ही आते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है या कुछ अदर रीजनिंग के क्वेश्चंस आते नहीं, जो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं, और जो आप एमएससी में पढ़ते हो वही सिलेबस इसमें रहता है। और अगर मैं साइंस के स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो स्पेसिफिकली सीएसआई नेट या गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो बिल्कुल सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाक ओसीएस नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।